हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप आज की इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं श्री बांके बिहारी जी का फोटो है। पहले तो आप भाग्यशाली हैं कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, भगवान के दर्शन आपको हुए। ये आप इमेज इसलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो वीडियो है वो बांके बिहारी मंदिर पे कानूनी मामला क्या है, उस कानूनी मामले के बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर पर जो कुछ विवाद है, जो पैसों से संबंधित विवाद है, उस विवाद के पीछे कौन सा कानून है जो एफसीआरए एक्ट यानी कि विदेशी अंशदान अधिनियम जो हम बात करते हैं 2010 का, उसमें क्या डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स के बारे में हमें बातचीत करनी है। तो डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है। पहले मैं आपको जो विवाद है उस विवाद के बारे में बताऊंगा, फिर उसके पीछे का जो कानून है उस कानून को हमें जानना जरूरी है, उस कानून के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दरअसल आप लोग जानते हैं कोई भी धार्मिक संस्था हो, फिर चाहे हिंदू की हो, कोई मुस्लिम की हो, कोई सिख की हो, सारी धार्मिक संस्थाओं को कुछ ना कुछ दान मिलता है। लेकिन जब ये दान डोमेस्टिक तरीके से मिले तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब ये दान विदेशी स्रोतों से आए तो उसके लिए उनको सरकार की मंजूरी या फिर मैं कहूं एफसीआरए एक्ट जो हमारा 2010 है उस एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, सो दैट थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ना। यहां पर हम बात करेंगे तो जो बड़ी मात्रा में यहां पर जो बांके बिहारी मंदिर जो प्रबंधन समिति है उसके पुजारियों के द्वारा यह बताया गया कि अब तक के जो बांके बिहारी मंदिर है उस पर जो डोमेस्टिक दान है वो तो बड़ी संख्या में मिलता ही है, लेकिन उसके बावजूद जो विदेशी दान है वो विदेशी दान भी बड़ी संख्या में मंदिर को प्राप्त होता है। तो उस मंदिर को प्राप्त होने के लिए अगर विदेशी दान मिलता है तो सीधी सी बात है उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब विवाद में यहां पर क्यों सारी चीजें आ गई? विवाद में चीजें यहां पर इस वजह से आई क्योंकि बांके बिहारी मंदिर के लिए जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए एक्ट 2010 के तहत में जो अनुमति है वो अनुमति जारी कर दी थी। अब शुरुआत में जो विवाद आया था, शुरुआत में जो मामला आया था, बांके बिहारी मंदिर कमेटी की तरफ से यह बोला गया कि हमने तो एफसीआरए एक्ट के लिए अप्लाई किया ही नहीं था, हमने तो अनुमति मांगी ही नहीं, गृह मंत्रालय ने अपने आप अनुमति कैसे दे दी? जो विदेशी दान अधिनियम है उसके तहत में हमने तो अप्लाई नहीं किया था, तो इन्होंने अनुमति कैसे दे दी? शुरुआत में ये मामला निकल के आया। हालांकि बाद में जो पूरा डिस्प्यूट था उसके जो क्लैरिफिकेशन है वो क्लैरिफिकेशन आ गए थे, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है इस कानून के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस कानून के बारे में हम बात करें, सारी और पूरे विवाद को हम गहराई से जांचें, बांके बिहारी मंदिर का थोड़ा सा इतिहास है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये जो जरूरी इंफॉर्मेशन है पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनअकैडमी 2025 का जो लोग यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ विशेष खास ऑफर्स लेके आया है। 2025 के क्रैश कोर्स को अभी हमने जो ऑफर्स के तहत घटा के कर दिया है 11,999 के तहत में हमसे आप दे सकते हैं। जीएससी सेट का पूरा आपको जो है पूरा एंटायर जो पूरा सिलेबस है वो आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। खास बात यह है कि अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो अनअकैडमी आपको मेंस एग्जामिनेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कराएगा। इसमें आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर, लाइव क्लासेस और डाउट सॉल्विंग सेशन सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। हमारे जो बैचेज हैं 28 जनवरी से हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे शुभ 50 दिस इज माई कोड। अगर आपको ये जो डिस्काउंट है अगर आपको इसको अवेल करना है तो ये शुभ 50 ये अकाउंट, ये जो पूरा कोड है, ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। इसी वजह से आप लोग जानते हैं कि हमारा अभी के प्रेजेंट टाइम पर हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको हम 60% का फ्लैट ऑफर दे रहे हैं। साथ ही आपको अश्योर्ड सक्सेस का ऑप्शन भी देते हैं। यदि आप लोग 18 महीने का कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी का तो आपको अश्योर्ड सक्सेस मिलता है। इसका मतलब यह है बाई चांस 26 में आप क्वालिफाई नहीं हो पाते तो अनअकैडमी आपको हमारे कोर्सेज पर 1 साल की फ्री वैलिडिटी देगा और ज्यादा एक्सटेंडेड करेगा। इसमें हमारे आपको 70+ सिलेक्शंस मिले हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाते हैं अगर आप इन सारी चीजों को शुभ 50 ये कोड आपको ध्यान में रखना होगा। ये कोड आपकी मदद करेगा। शुभ काम से पहले इस शुभ कोड को लगाना ना भूलें, ठीक है? तो ये अश्योर्ड सक्सेस में कुछ शर्तें होंगी, इनके अधीन आपको जो 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। शर्तें यहां पर ये हैं। बैचेज हैं हमारे आरंभ 2026 के लिए, हमारा बैच 25 जनवरी से शुरू हो चुका है। एक हमारा अगला बैच 30 जनवरी को शुरू होगा। इग्नाइट इंग्लिश का बैच है 27 जनवरी से और शिखर 2026 का हमारा बैच 18 जनवरी से शुरू हो चुका है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, काफी विवादों में है और ये विवाद किसी और के साथ नहीं, ये जो भाजपा शासित सरकार है उत्तर प्रदेश में उस सरकार के साथ ही विवादों में जो कानूनी लड़ाई है उस कानूनी लड़ाई में ये भी जो मंदिर है मंदिर फंसा हुआ है। क्या है पूरा मामला? विवाद किस वजह से आया? तो विवाद आया संपत्ति का, पैसा का मामला। जब जो गोस्वामी लोग हैं, जो उनका प्रबंधन कमेटी है, उन कमेटी के बारे में हम बात करें तो ये जो इनके द्वारा ये बताया गया कि बांके बिहारी मंदिर के पास जो पैसा है लगभग 480 करोड़ रुपए का पैसा है। उसके अलावा काफी बड़ी मात्रा में सोना और अन्य जो महंगी संपत्तियां हैं वो भी बांके बिहारी मंदिर के पास है। अब इनका स्वामित्व किसके पास होगा? उस स्वामित्व के पीछे जो विवाद है वो विवाद बना।
दरअसल अगर हम पारंपरिक रूप से बात करें तो अब तक बांके बिहारी मंदिर की जिस समुदाय ने, जिस समाज ने स्थापना करी थी, गोस्वामी समाज रहा या फिर श्री हरिवंश समाज जो रहा था, जिन्होंने 550 साल पहले लगभग इस मंदिर की जो स्थापना करी थी, उनके द्वारा इसका जो प्रशासन है वो प्रशासन करा जा रहा था और उन्हीं के द्वारा इस पैसे का मैनेजमेंट किया जाता था। लेकिन जब ये पूरा विवाद आया कि अब इस पैसे को कौन यूज करेगा या फिर कैसे सारी चीजें संचालित करी जाएंगी, तो ये पूरा का पूरा मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में मामला चला गया, तब से जाके जो मथुरा का कोर्ट है, मथुरा का जो जिला न्यायालय है, उस जिला न्यायालय ने एक समिति बनाई है और वो समिति, उस समिति के द्वारा जो कुछ नियुक्त लोग हैं, उस समिति के द्वारा इस मंदिर का भी जो शासन है वो शासन चलाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था। कुछ और भी वजह थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी बांके बिहारी मंदिर का मामला अभी विचाराधीन है। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी के अंदर श्री काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को बनाया, जिससे क्या है वो बहुत बड़ा हो गया। वहां पर भीड़ का जो आना जाना है वो सारी चीजें मैनेज करी जा सकती हैं। क्योंकि आप अगर कुछ समय पहले देखें, 2022 में लगभग आपको कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी। जन्माष्टमी के समय पर भीड़ भाड़ के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद प्रशासन के द्वारा ये स्टेप लिया गया, क्योंकि भाई जो मंदिर आप लोगों ने कुछ देखा होगा तो मंदिर काफी छोटा है और जो श्रद्धालु हैं यानी कि जो मानने वाले लोग हैं भगवान को बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो जब भीड़ हो जाती है ओकेशंस पे तो लोगों की दम घुटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। तो इसी स्टेप को लेते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पे हम जो वृंदावन में भी बड़ा कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। 2024 में भी कुछ मृत्यु ऐसी हमें वहां पर देखने को मिली थी। अब इसी जो पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम था कॉरिडोर बनाने का, इसी के अगेंस्ट में जो गोस्वामी समाज के जो लोग थे जो कि मंदिर का प्रबंधन कर रहे थे, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरा मामला चला गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को, प्रशासन को बोला कि देखो भाई, जो मंदिर के मामले हैं उन मंदिर के मामलों को आप दूर रहिए, उनके जो प्रबंधन का मामला है उससे आप दूर रहिए। लेकिन हाँ, जो आप कॉरिडोर की बात बोल रहे हैं, ये कॉरिडोर की बात तो सही है, आपको ऐसा करना चाहिए, आप कॉरिडोर को आगे बना सकते हैं। ये जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा इन सारी चीजों को बोला गया था। लेकिन अब ये पूरी घटना वहीं पर हुई थी। आप यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम की न्यूज देख सकते हैं। डिवोटीज डाइड इन बांके बिहारी टेंपल, यानी कि कुछ जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हो गई थी। ऐसे बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वहां पर निकली थी। ठीक है, अब हम बात आती है कानून पर कि जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए, कोई भी धार्मिक संस्था हो, अगर वो जब तक जो डोमेस्टिक दान वो जब तक ग्रहण कर रही है तब तक कोई इश्यू नहीं है, कैसी भी बात नहीं है। लेकिन अगर उनको विदेशी दान ग्रहण करना है तो सीधी सी बात है, उनको गृह मंत्रालय के अंदर ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना जरूरी होगा। ये जरूरी चीज है, इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। तो यहां पर स्टार्टिंग में जैसी चीज निकल के आई थी, तो ये जो कानून है, इस कानून के बारे में हम जानेंगे 2022 की बात से। देखो, अगर स्टार्टिंग से हम बात करें इसके बारे में, तो 1975-76 में इस कानून को लेके आया गया था कि अगर कोई भी धार्मिक संस्थान, कोई भी एनजीओ रहा, कोई भी ट्रस्ट रहा, विदेशों से पैसा लेता है तो गृह मंत्रालय के अंदर उसे इस कानून के अंदर पंजीकरण कराना होगा। 2010 में इस कानून में संशोधन करा गया, उसके बाद 2020 में संशोधन करा गया और 2022 में कुछ ऐसे रूल्स लाए गए थे इससे रिलेटेड जो नोटिफाई करे गए थे, उनके तहत हम अभी बात करेंगे। तो 2022 के बाद से धार्मिक गतिविधियों के लिए कार्यक्रम के रूप में 184 एनजीओ को एफसीआरए जो कानून है, इस कानून के तहत पंजीकरण प्राप्त हुआ था। और इसमें देखने वाली बात यह हुई कि ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुइस्टिक जो हमारे संस्थान मंदिर हैं उन्हीं के ऐसे पंजीकरण हुए। उनका डेटा हमारे पास ये है कि ये दरअसल बांके बिहारी जो मंदिर है ना, उसको हिंदू या फिर जो धार्मिक कैटेगरी है उसके तहत एफसीआरए में पंजीकरण प्राप्त हुआ है। तो 84 एनजीओ या फिर संस्थान ऐसे थे जो हिंदू धर्म से थे, उन्होंने एफसीआरए एक्ट में पंजीकरण कराया था। 54 ऐसे थे जो ईसाइयों से संबंधित थे, यानी कि जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं, उस कारण उनको पंजीकरण कराना पड़ा है। 7 ऐसे थे जो मुस्लिम श्रेणी के तहत थे, 16 को बौद्ध श्रेणी से और 3 को सिख श्रेणी से और 20 को अन्य कैटेगरी के तहत पंजीकृत करा गया है विदेशों से पैसा लेने वाले कानून के मामले में। यानी कि अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं तो एफसीआरए एक्ट 2010 के मामले में, ये इस एक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज निकल के आई थी कि जो सेवादार हैं, जो गोस्वामी हैं, वो तो ये कह रहे थे कि भाई हमने तो अप्लाई ही नहीं किया है, ये अनुमति आपने दी क्यों। लेकिन हाँ, बाद में जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उनसे ये चीज निकल के आई कि जो मथुरा के जिला न्यायालय के द्वारा जिस समिति को प्रबंधन सौंपा गया है बांके बिहारी मंदिर का, उसी समिति ने एफसीआरए एक्ट के तहत अप्लाई किया था विदेशी अंशदान या फिर विदेशी दान को प्राप्त करने के लिए। तब जाके न्यायालय ने या फिर तब जाके जो होम मिनिस्ट्री है तब जाके जो अनुमति है, वो सारी अनुमतियां यहां पर दी गई थी। एफसीआरए है 1976 में आपातकाल के टाइम पर भारत में जो विदेशी हस्तक्षेप की चिंताओं को देखते हुए इस कानून को लेकर आया गया था। 2020 में इसमें संशोधन होता है और प्रशासनिक व्यय होता क्या है, एनजीओ कई बार ऐसे जो प्रावधान है उनका मिसयूज करते हैं। एनजीओ क्या करते हैं, जितना भी उनके पास पैसा होता है, उस पैसे का लगभग 50% वो बोलते हैं कि ये तो खर्चा हो गया, प्रशासनिक व्यय हो गया इसका। लेकिन अब सरकार ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और हुई और सरकार ने बोला कि जो विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा है उसको 50% के कम करके 20% ला दिया गया। क्या 20% ही मैक्सिमम इसको प्रशासनिक तरीके से खर्च कर सकते हैं।
ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। ये पुरस्कार की ये प्लीज आप इसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जो एफसीआरए पंजीकरण है 5 वर्षों के लिए ये वैध होता है और एनजीओ को पंजीकरण की जो समाप्ति है उस समाप्ति के 6 महीने के भीतर भीतर रिन्यूअल कराना होता है। इस पूरे के पूरे जो एक्ट है, पूरा अधिनियम है, इसके तहत जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया होता है। विदेशी निधियों की प्राप्ति के लिए आवेदकों को नई दिल्ली में जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अंदर आपको पंजीकरण कराना होता है। सो दैट देखिए होता क्या है, अब देखो वृंदावन के गोस्वामी या फिर जो प्रबंधन समिति है उनका एक आरोप ये भी है कि ये एक मंदिर की अफवाह या फिर मंदिर को फंसाने की कोशिश करी जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर विदेशों से यानी मान लीजिए किसी अवैध तरीके से बैंक के अकाउंट में कोई पैसा आता है तो सीधी सी बात है सरकार की निगरानी उसके ऊपर है। तो अगर किसी को मंदिर को बदनाम करना हो या फिर कुछ ऐसे करने की कोशिश करी गई तो कोई अवैध पैसा इसमें जमा कर सकता है और इमेज जो है वो मंदिर की खराब होगी, जो समिति है उसकी खराब होगी। तो ये चीज यहां पर बोली गई, ये है पूरा डिस्प्यूट का मामला। जो कानून था वो कानून हमारे लिए जरूरी था, इसलिए हमने इस पूरे मुद्दे को यहां पर बातचीत करने की कोशिश करी है। ना आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट होता है द हिंदू न्यूज़पेपर की वजह से, और इसी गैप को फिल करने के लिए मैं सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस करता हूं इसी चैनल पर, वो भी यूपीएससी के पीवाईक्यू के साथ, माइंड मैप के साथ, और जितने भी हमारे करंट के टॉपिक होते हैं उनको स्टैटिक के साथ लिंक करके जिस तर्ज पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेरी पूरी कोशिश होती है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम का जो है क्यूआर है, आप इसे स्कैन करके जुड़ सकते हैं, और जो टेलीग्राम है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। शुभम सिसोदिया अनअकैडमी करके नाम से जो टेलीग्राम का ग्रुप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप लिए गए हैं या फिर जो कानून के तहत जो पंजीकरण कराना होता है इसमें आपका क्या विचार है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।